गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लासेस शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने इस पाठ से संबंधित 3 प्रश्नों को किया था। आज हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, जो कि चौथा प्रश्न है। सबसे पहले उसे पढ़ते हैं। दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। क्या क्वेश्चन है? दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, मैं आपको पहले बताई थी कि सारे ऋतुओं में बसंत सबसे प्रमुख माना जाता है, इसलिए यहाँ ऋतुराज अर्थात ऋतुओं का राजा कौन है? बसंत है। तो आपकी जितनी भी 6 ऋतुएं हैं उसमें सबसे प्रमुख कौन सा माना जाता है? आपका बसंत माना जाता है। क्वेश्चन ये है कि दूसरे कवित्व में जिस बसंत का वर्णन किया गया है एक बालक के रूप में, वह परंपरागत बसंत से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आंसर आप लिखिए। दूसरे कवियों द्वारा ऋतुराज बसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है, परंतु देवदत्त जी ने, इसको पॉइंट वाइज लिखना है तो पहला ये पॉइंट आप लिख रहे हैं। फिर से मैं बोल दे रही हूँ, दूसरे कवियों द्वारा ऋतुराज बसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है, परंतु देवदत्त जी ने ऋतुराज बसंत को कामदेव का पुत्र मानकर एक बालक राजकुमार के रूप में चित्रित किया है। क्या हुआ? इसका मतलब कि परंपरा के अनुसार बसंत को क्या माना गया था? कामदेव माना गया था, लेकिन देवदत्त के अनुसार वो क्या हो गए हैं वहाँ पे? कामदेव के बालक। तो पहली भिन्नता यह है। अब दूसरी पे आते हैं। दूसरे कवियों ने जहाँ, ये वर्णन किया जा रहा है आपका कि कोई और क्या बोलता है और ये क्या बोले हैं, तो दूसरे पॉइंट में लिखिए, दूसरे कवियों ने जहाँ दूसरे कवियों ने जहाँ बसंत के मादक रूप को सराहा है, और समस्त प्रकृति को कामदेव की मादकता से प्रभावित दिखाया है, वहीं इसके विपरीत देवदत्त जी ने इसे एक
बालक के रूप में चित्रित कर देवदत्त जी ने इसे एक बालक के रूप में चित्रित कर परंपरागत रीति से भिन्न जाकर कुछ अलग किया है। दूसरे पॉइंट का मीन्स यहाँ हुआ कि जो अन्य कवि थे आपके, वो क्या किए थे कि बसंत को क्या माने, एक मादक रूप में देखे। मादक अर्थात जिसको पीने से व्यक्ति, मादक पदार्थ आप जैसे कि आपके नशीले पदार्थों को बोला जाता है, तो बसंत को अन्य कवि क्या थे, मादक रूप में देखते थे। अर्थात कि उस मौसम में आने पे व्यक्ति उसकी खूबसूरती पे मुग्ध हो जाता है। अर्थात कि बसंत में प्रकृति जिस तरह की हो जाती है, व्यक्ति को देख के एक नशा सा आ जाता है। नशा से आने का तात्पर्य यहाँ पे ये हुआ कि वह उसकी खूबसूरती को देखकर मनमुग्ध हो जाता है, वह मोहक हो जाता है। अर्थात कि उसकी सुंदरता में वो खो जाता है। तो अन्य कवि ने इसे मादक रूप में बताया, किंतु देवदत्त इसे बालक के रूप में करके सारे के सारे अर्थ को ही पलट के रख दिया। अर्थात कि वह इसे कामदेव की मादकता नहीं बल्कि कामदेव का पुत्र बताते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस संसार में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, जितनी भी खूबसूरती है, वो कामदेव से संबंधित है। तो ये मानता है कि वो कामदेव ने ही अपने अंश को उस खूबसूरत वस्तु में डाली है। तो लेकिन देवदत्त ने क्या किया कि नहीं, ये जो सारी खूबसूरतियाँ यदि यह कामदेव ने प्रदान की है तो यह उनके संतान ही हुए, अर्थात उनके पुत्र ही हुए। तो यहाँ पे उन्होंने इस अर्थ को पलट दिया। अब इसी क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट लिखिएगा आप लोग। बसंत के परंपरागत वर्णन में फूलों का खिलना, ठंडी हवाओं का चलना, बसंत ऋतु में फूलों का खिलना, बसंत के परंपरागत वर्णन में फूलों का खिलना, ठंडी हवाओं का चलना, नायक नायिका का मिलना, झूले झूलना आदि होता है। ये अन्य कवियों के अनुसार है तीसरे पॉइंट में। परंतु इसके विपरीत देवदत्त जी ने यहाँ प्रकृति का चित्रण या बसंत का चित्रण माता मई माँ के रूप में ममता मई माँ के रूप में किया है। कवि देव ने समस्त प्राकृतिक उपादानों को
बालक बसंत के लालन लालन पालन में सहायक बताया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से सर्वथा भिन्न है। तो ये आंसर आपका क्लियर हो गया कि किस प्रकार से कवि देवदत्त और अन्य कवियों अर्थात परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार बसंत भिन्न है, अर्थात कि जो बसंत ऋतु है उसका अन्य कवियों ने क्या क्या वर्णन किया और देवदत्त जी ने क्या वर्णन किया। तो इसकी तुलना करने पे यह स्पष्ट हो जा रहा है कि बसंत ऋतुराज जो आपके देवदत्त हैं वो बसंत ऋतुराज का वर्णन परंपरागत वर्णन से भिन्न किए हैं। वो क्या किए हैं, अन्य कवि उन्हें कामदेव मानते हैं और ये क्या मानते हैं कि ये कामदेव के पुत्र हैं। दूसरे पॉइंट में था कि सभी कवि उसे मादक रूप में देखते हैं अर्थात कामदेव की मादकता के रूप में देखते हैं, किंतु ये क्या करते हैं कि एक बालक के रूप में इन्हें चित्रित करते हैं जो कि परंपरागत रीति से सर्वथा भिन्न था। तीसरा पॉइंट था कि बसंत ऋतु के वर्णन में अन्य कवि बताए हैं जिस तरह से फूल खिलते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, लोग झूले झूलते हैं, प्रकृति मोहक हो जाती है, तो ये बताया था अन्य कवि ने। किंतु ये क्या बताते हैं कि जो प्रकृति है वो एक माँ है और वह माँ क्या कर रही है, उस बसंत रूपी बालक का लालन पालन कर रही है। तो यहाँ ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से सर्वथा भिन्न है। अब हम आते हैं अपने 5वें प्रश्न पे। पांचवा क्वेश्चन है, प्रातहीन जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रातहीन जगावत गुलाब चटकारी दे, इसका हम लोग अर्थ पढ़े थे कि कामदेव के पुत्र को गुलाब प्रातः काल जगाता है, कैसे, चुटकी को बजाकर। तो इसका आपको भावार्थ लिखना है। तो चलिए लिखिए आप। उपर्युक्त पंक्ति के द्वारा कवि ने बसंत ऋतु की सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। उपर्युक्त पंक्ति के द्वारा कवि ने बसंत ऋतु की सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। आगे, बसंत ऋतु को
राजा कामदेव का पुत्र बताया गया है। बालक बसंत को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। बसंत ऋतु में सवेरे सवेरे सब गुलाब के फूल खिलते हैं तो बसंत के दिवस का प्रारंभ होता है। कहने का आशय यह है कि बसंत में प्रातः ही चारों ओर गुलाब खिल जाते हैं। तो इसका भाव स्पष्ट हो गया कि जो ये यहाँ बात कही गई थी कि प्रातः ही जगावत गुलाब चक्कारी दे, कि यहाँ जो गुलाब था वो प्रातः काल ही कामदेव के पुत्र बसंत को जगाने का कार्य करता था। तो इसका यहाँ भाव यह स्पष्ट हुआ कि बसंत ऋतु में जो गुलाब होता है वह सबसे पहले ही खिल जाता है, अर्थात कि चारों ओर बसंत में गुलाब का जो खिलना है वह सर्वप्रथम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात कही गई है कि गुलाब क्या करता है, चुटकी बजाकर बसंत के पुत्र कामदेव के पुत्र बसंत को जगाने का कार्य करता है, अर्थात कि उस मौसम में गुलाब अतिशीघ्र ही खिल जाता है। अब अगले प्रश्न पे हम आते हैं, अपने 6वें प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां क्वेश्चन। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। क्या क्वेश्चन है कि चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। तो इसके आंसर लिखिए आप लोग। कवि देव ने चांदनी रात की सुंदरता को निम्नलिखित रूपों में देखा है। पहला पॉइंट, एक पॉइंट में ऐसे लिखिए आप लोग। कवि ने आकाश में फैली चांदनी को स्फटिक नामक शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी के समतुल्य
दोनों को यहाँ लिख दे रही हूँ, आप देख लीजिए। दूधिया समतुल्य। दूधिया रोशनी के समतुल्य बताकर उसे संसार रूपी मंदिर पर फैलते हुए देखा है। क्या था? कवि ने आकाश में फैली चांदनी को स्फटिक नामक शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी के समतुल्य बताकर उसे संसार रूपी मंदिर पर फैलते हुए देखा है। इसके आगे लिखिए, कवि देव की नजरें, आप चाहें तो इसको पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं, इसे दूसरा पॉइंट भी बना सकते हैं। कवि देव की नजरें जहाँ तक जाती हैं उन्हें वहाँ तक बस चांदनी ही चांदनी नजर आती है। यूं प्रतीत होता है मानो धरती पर दही का समुंदर, मानो धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। उन्होंने चांदनी की रंगत को फर्श पर फैले दूध के झाग के समान तथा उसकी स्वच्छता को दूध के बुलबुले के समान झीना और पारदर्शी बताया है। झीना और पारदर्शी बताया है। तो छठवां क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है आपका। अब आते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन हमारा है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंबित सो लगत चंद। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद
इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताए कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसका आपको पहले भाव पक्ष देना होगा, उसके पश्चात आप इसका अलंकार बताएंगे। तो आंसर डाल के लिखिए, भाव पक्ष डाल दीजिएगा। कवि अपने कल्पना में आकाश को एक दर्पण के रूप में प्रस्तुत किया है और आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा उन्हें प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। कवि के कहने का आशय यह है कि चांदनी रात में चंद्रमा भी दिव्य स्वरूप वाला दिखाई दे रहा है। अब आप या तो कला पक्ष या अलंकार डाल के इसको लिखिए। यहाँ चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से नहीं की गई, बल्कि उसके प्रतिबिंब से की गई। यहाँ चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से नहीं की गई, बल्कि राधा के प्रतिबिंब से की गई, जो चांद को जिस प्रकार जो चांद को राधा से हीन बताया गया है, जिसके अनुसार चांद को राधा से हीन बताया गया है। इसीलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। इसीलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं। क्योंकि ये माना जाता है कि जहाँ पे किसी से किसी की तुलना की जाती है तो वो क्या हो जाता है, उपमा अलंकार। लेकिन यहाँ पे चांद को हीन दिखाया गया है, बल्कि समानता नहीं बताई गई है। क्या हुआ है कि चांद को, क्योंकि बोला गया है जब समानता की जाती है तो उपमा अलंकार होता है, लेकिन
किसी को अधिक महत्व देके अगले को कम महत्व दिया जाए, क्योंकि यहाँ राधा जी की परछाई कहा गया है, मतलब उनकी परछाई इतनी रोशनी, इतनी जगमगाहट वाली है, तो राधा जी कितनी होंगी। तो चांद उनकी परछाई के ही बराबर है, मतलब राधा जी के बराबर नहीं है, इसीलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। मतलब कि उस चांदनी रात का प्रकाश कैसा है, उसकी व्याख्या के लिए वो किन किन उपमान में, जैसे उन्होंने क्या लिया था, स्फटिक मणि को लिया था, मंदिर को लिया था, दही के समुंदर को लिया था, दूध के झाग को लिया था। तो यही सब आपको उसके आंसर में लिखना है। लिखिए आप, कवि देव ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए कविदेव ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से निर्मित मंदिर का, कॉमा करके लिख जाइएगा, दही के समुद्र का, दूध के झाग का, मोतियों की चमक का और दर्पण की स्वच्छता आदि जैसे उपमानों का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे ये आपका ये भी क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम आते हैं अपने 9वें और आखिरी क्वेश्चन पे। ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। क्या है? पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो लिखिए, रीतिकालीन कवियों में देव को अत्यंत प्रभावशाली कवि माना जाता है। देव की काव्यगत विशेषताएं
निम्नलिखित हैं। पॉइंट डाल के लिखिए। पहला पॉइंट, देवदत्त व्रज भाषा के सिद्धस्थ कवि हैं। दूसरा पॉइंट, कवित्त एवं सवैया छंद का प्रयोग है। ये आपका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, भाषा बेहद मंजी ऐसे आप लिखिएगा। भाषा बेहद मंजी, कोमलता व माधुर्य गुण को लेकर ओतप्रोत है। चौथा पॉइंट, देवदत्त ने प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिया है। देवदत्त ने प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिया है। पांचवा पॉइंट, अनुप्रास। पांचवा पॉइंट में लिखिएगा, देव अनुप्रास उपमा रूपक आदि अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग करते हैं। छठवां पॉइंट, देव के प्रकृति वर्णन में अपारंपरिकता है। अपारंपरिकता, इसका मीन्स समझे आप? इसका मीन्स ये हुआ, अपारंपरिकता से तात्पर्य यहाँ यह है कि जैसे कि पहले के आपका एक क्वेश्चन था, उसमें ये था कि उन्होंने बसंत ऋतु का वर्णन